नाउ फाइनली ये जो है अब हम लोग इस चैप्टर की तरफ आ चुके हैं। अब यहाँ पे देखो, इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, हमारी इंडिया की इकोनॉमी आज़ादी के समय कैसी थी, उस चीज़ को मैंने 6 पॉइंट में डिवाइड किया है। अब इसको याद करने का कैसा तरीका भाई, इफ़ आई कैन डू, इफ़ आई कैन डू, इफ़ आई कैन डू। अब कहेंगे सर आप मंत्र तो नहीं पढ़ रहे हैं। नहीं साहब, मंत्र हम नहीं पढ़ते। बाय द वे ये आपको ट्रिक है समझाने की कि अगर आपको ये वर्ड याद रहेगा कौन सा, इफ़ आई कैन डू, इफ़ आई कैन डू, तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें याद रहेंगी। इफ़ का मतलब क्या होता है बेटा, इफ़ का मतलब आई एफ, मतलब इफ़ का मतलब तो होता है, जानते हैं आप लोग। इफ़ में आई आएगा, एफ आएगा, आई कैन डू। आई का मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी कि हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, यानी हम आज़ादी से पहले हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसी थी। एफ का मतलब फॉरेन ट्रेड कैसा था। आई का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर कैसा था। इंफ्रास्ट्रक्चर समझते हो, रोडवेज, रेलवेज, एयरलाइंस वगैरह थी कि नहीं थी, किस तरीके से हम व्यापार करते थे। सी का कोई मतलब ही नहीं बेटा, ठीक है ना, इसको बस सेंटेंस को सेट करने के लिए मैंने बनाया था। ए का मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, इनका कोई मतलब नहीं है। डी का मतलब डेमोग्राफी स्ट्रक्चर, और ओ का मतलब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में स्टडी करेंगे, फॉरेन ट्रेड के बारे में स्टडी करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के बारे में स्टडी करेंगे, एग्रीकल्चर के बारे में स्टडी करेंगे, डेमोग्राफी स्ट्रक्चर के बारे में। डेमोग्राफी में जिसमें कितने लोग जो है पैदाइश हुई, कितने लोग मर गए, कितने लोग एजुकेटेड थे, कितने लोग अनएजुकेटेड थे, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, कितने को नहीं मिला, वो सारे के सारे इस दोनों पॉइंट में इन्वॉल्व हो जाएंगे। क्लियर इतना। तो अब जो है हम लोग स्टार्ट करने जो करेंगे तो याद रहेगा हमारा एक वर्ड, इफ़ आई कैन डू, इफ़ आई कैन डू, इफ़ आई कैन डू, इफ़ आई कैन डू। ओके, चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। क्या होगा हमारा, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड। तो पहला हम लोग बात किसके करें, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी एग्रीकल्चर। चलो भाई, तो यहाँ पे आएगा बेटा एग्रीकल्चर सेक्टर। नियरली 85% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्ड इन अ विलेज, यानी 85% उस वक्त जो इंडिया की पॉपुलेशन थी कहाँ पे रहती थी, गांव में रहती थी। एंड ड्राइव्ड लाइवलीहुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द एग्रीकल्चर, और ये जो है अपनी जो है पूरी की पूरी लाइवलीहुड किससे कनेक्ट करते थे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे से, एग्रीकल्चर। इवन विथ large proportion engaged in agriculture, the country was not have safe self sufficient is food and raw material of for industry। ये क्या है भाई कि इवन विथ लार्ज प्रोपोर्शन इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर द कंट्री वॉज नॉट हैव सेल्फ सफिशिएंट इज फूड एंड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री। जब ये सारे के सारे लोग अपने काम में ही इन्वॉल्व थे, अपने खुद के लिए ही सारे काम करते थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर के रॉ मटेरियल वगैरह प्रोवाइड ही नहीं हो पाता था। के लिए इतना, तो ये कह सकते हैं एग्रीकल्चर में 85% पॉपुलेशन जो रहती थी और अपने खुद के लिए ही वो जो है फसलों को उगाते थे और खुद ही खाने के लिए तैयार रहते थे। के लिए इतना, रिसोर्सेज फ्रॉम स्टेगनेंट इन एग्रीकल्चर, ठीक है ना। रीजन फॉर स्टेगनेंट इन एग्रीकल्चर, वो कौन से रीज़न थे जिसकी वजह से एग्रीकल्चर हमारा जो है रुक गया, मतलब स्टेबल हो गया, हम डेवलप धीरे धीरे हो रहे थे, खेतियों में काम कर रहे थे, हम चीज़ों को अच्छे तरीके से बना रहे थे, मगर कहीं ना कहीं ये सारे के सारे काम जो है रुक गए। कैसे, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, पहला रीज़न था कि लैंड सेटलमेंट सिस्टम आ गया। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर आ गया। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, हमारी लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी कम हो गई। एंड स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, और हमारी इन्वेस्टमेंट भी कम हो गए, जिसकी वजह से हमारी एग्रीकल्चर की रिफॉर्म्स में हमारी स्टेगनेंट आ गई। इट मीन टू से हमारी एग्रीकल्चर जो डेवलप्ड हो रही थी वो रुक गई, पूरा का पूरा प्रोसेस ही रुक गया। तो इन सब टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। अगर कोई डाउट होगा तो मुझसे डिस्कस करिएगा।